जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम सीखने वाले हैं चैप्टर 5 MVI एक्ट, जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है। मैंने आपको 4 चैप्टर अभी तक कंप्लीट किए हैं। आज मैं अपना चैप्टर 5 कंप्लीट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। बोलो, कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। देख लो, हमने अब तक 4 चैप्टर स्टडी किए हैं, जिसमें मैंने आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल का जो लास्ट चैप्टर था रजिस्ट्रेशन, उसमें समझाया है कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल क्या है। बराबर है। अब तक हमने जो भी व्हीकल स्टडी किए, लेकिन जो ये व्हीकल है, एक है हमारा नॉन ट्रांसपोर्ट है, एक हमारा ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। बराबर। नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल में रिक्वायरमेंट क्या क्या है? तो एक रिक्वायरमेंट कंपलसरी है, वो है रजिस्ट्रेशन। बराबर है, ये कंपलसरी है नॉन ट्रांसपोर्ट पे। बट ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए रजिस्ट्रेशन, देन आफ्टर फिटनेस, एंड लास्ट है परमिट। ये रिक्वायरमेंट है ट्रांसपोर्ट व्हीकल में। रजिस्ट्रेशन, फिटनेस एंड परमिट, ये दोनों हमने देख लिए चैप्टर नंबर 4 में, रजिस्ट्रेशन एंड फिटनेस। आज हम देखने जा रहे हैं परमिट, परमिशन। जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है उसके लिए परमिशन कंपलसरी है। बरोबर है। तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल में क्या क्या आता है? तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल में आता है स्टेज कैरेज व्हीकल्स, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज व्हीकल्स। बरोबर, कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं। यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन व्हीकल है, बरोबर, सामान बनने के लिए जो व्हीकल आते हैं वो सब व्हीकल ट्रांसपोर्ट व्हीकल में आते हैं, जिसके लिए परमिट जरूरी है, मीन्स परमिशन रिक्वायरमेंट है। क्योंकि आप जो भी व्हीकल ले रहे हो ट्रांसपोर्ट व्हीकल में, उस व्हीकल का यूज़ आप क्या करने वाले हो? स्टेज कैरेज में करने वाला हो, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में करने वाले हो, बराबर, कंस्ट्रक्शन व्हीकल में करने वाले हो, या सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे करने वाले हो, या उसके पीछे आप क्या ट्रेलर लगाने वाले हो। बरोबर, कई बार ट्रेलर लगाने वाले हो, सेमी ट्रेलर लगाने वाले हो। बरोबर है। उसके बाद आता है आर्कुलेटेड ट्रेलर आता है। बरोबर, आर्कुलेटेड ट्रेलर आता है, वो आप लगाने वाले हो। आप कोई भी लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए परमिशन रिक्वायरमेंट है। आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल के कोई भी व्हीकल पर कोई भी यूज़ कर सकते हो। स्टेज कैरेज, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, कंस्ट्रक्शन, ट्रेलर, सेमी ट्रेलर, आर्कुलेटेड ट्रेलर, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें परमिशन रिक्वायरमेंट है। बराबर, बिना परमिशन के आप कुछ नहीं कर सकोगे, मीन्स परमिशन रिक्वायरमेंट है। याद रखो, इसका सेक्शन फर्स्ट है, सेक्शन 66। याद रखो, चैप्टर 5 स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 66 से अप टू सेक्शंस 96। बराबर, ये चैप्टर 5 है, फ्रॉम सेक्शन 66 टू 96। हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 66 से, जिसका नाम है नेसेसिटी ऑफ परमिट्स। और परमिट्स की रिक्वायरमेंट, जरूरत क्या है, मैंने अभी आपको समझाया कि परमिट की जरूरत क्या है। बरोबर है। तो ये सब के लिए, स्टेज कैरेज के लिए, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के लिए, कंस्ट्रक्शन व्हीकल के लिए, ट्रेलर के लिए, ये सब के लिए आपको परमिशन रिक्वायरमेंट है। परमिशन आपको लेनी ही पड़ेगी उसके लिए। आप कोई भी व्हीकल यूज़ करो ट्रांसपोर्ट व्हीकल में, आपको परमिशन लेनी कंपलसरी है। विदाउट परमिशन आप नहीं चला सकते हो। मैंने अभी आपको पहले बताया कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल में रजिस्ट्रेशन, फिटनेस और परमिट, इसके बुनियाद पर ही आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल लेके घूम सकते हो, बाकी नहीं घूम सकोगे। बरोबर है। तो रिक्वायरमेंट है। बाद में किन किन व्हीकलों को ये परमिट की ज़रूरत नहीं है, वो भी रिक्वायरमेंट है। बराबर, ज़रूरत है, किस किस व्हीकल को ज़रूरत है वो मैंने आपको बता दिया। अभी कौन से ऐसे व्हीकल है जिसको परमिट्स की ज़रूरत नहीं है,
बराबर, परमिट की जरूरत नहीं है। तो उसमें फर्स्ट व्हीकल आता है कि कोई भी व्हीकल, ऐसा व्हीकल कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, कोई ऐसा व्हीकल जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के उपयोग के लिए और उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है, बरोबर है, तो उसको परमिट की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा व्हीकल जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है, इस व्हीकल को कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बरोबर है। सेकंड, कोई ऐसा व्हीकल जिस व्हीकल को यूज करके हम क्या करते हैं, रोड को क्लीन करते हैं, बरोबर है, रोड को हम क्लीन करते हैं, मतलब साफ करते हैं, वाटरिंग करते हैं, बरोबर है। ये सब जो व्हीकल करते हैं वो व्हीकल किसके अंडर में आते हैं, या म्यूनिसिपालिटी के अंदर में आते हैं या नगर पालिका के अंदर में आते हैं। ये सब व्हीकल है, उनको भी परमिट की कोई जरूरत नहीं है, बरोबर है। याद रखो, इस व्हीकल को भी कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। थर्ड वन, फायर ब्रिगेड के व्हीकल्स, पुलिस व्हीकल्स, बरोबर, और एम्बुलेंस, ये सब व्हीकल को भी परमिट की जरूरत नहीं है, बरोबर। शॉर्ट क्वेश्चन कितने आ सकते हैं उसमें से, कि किस व्हीकल को परमिट की जरूरत नहीं है। आपको 3-4 ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन ABCD, बरोबर। उसमें ये लिखा है फायर ब्रिगेड के व्हीकल्स देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर परमिट, ओके, याद रखो। फिर कॉप्स मीन्स कोई इंसान मर गया है, उनको उठाने के लिए जो व्हीकल्स आते हैं उसको भी परमिट की जरूरत नहीं है, बरोबर है। फिफ्थ, कोई व्हीकल टूटा हुआ है, उसको खींचने के लिए कोई अनदर व्हीकल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो उस व्हीकल को भी परमिट की जरूरत नहीं है, बरोबर है। तो ये सब ऐसे व्हीकल्स है जिसको कोई परमिट की जरूरत नहीं है, बरोबर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यूज होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के यूज होते हैं, बरोबर। नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटी यूज करती है जो व्हीकल्स, वो है, पुलिस वाले यूज करते हैं, एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड के व्हीकल्स है, बरोबर। इंसान की मृत्यु होने के बाद उनके डेड बॉडी को उठाने के लिए जो व्हीकल आते वो व्हीकल को, बरोबर है, वो सब व्हीकल को क्या होता है कि किसी भी परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि वो क्या है, एक जरूरत है, वो जरूरत के हिसाब से वो यूज होते हैं, बरोबर है। तो इसके लिए परमिशन की कोई जरूरत नहीं है, बरोबर है। कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार फ्लड आ जाता है, कई बार आंधी आती है, बरोबर है। तो ऐसे सिचुएशन पे एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में जाने के लिए जो व्हीकल यूज होते हैं उसमें भी परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अभी आपको थोड़े दिनों पहले पता होगा कि हमारे यहाँ की स्टेज कैरेज की जो बसें थी, बरोबर है, स्टेज कैरेज की जो बसें थी वो पर प्रांतीय, हम बोलते हैं पर प्रांतीय, मतलब जो महाराष्ट्र, जो मध्य प्रदेश के थे, राजस्थान के थे, बरोबर, बिहार यूपी वाले थे, उस सब लोगों को अपने स्टेट में पहुंचा रही थी, बरोबर। तो उसी टाइम पर इस बसों को परमिशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बरोबर। याद रखो, उस समय पर भी उन लोगों को कोई परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बरोबर। तो ये सब ऐसी है कि जिसके लिए परमिशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बरोबर है। एक देखता हूँ कि इसमें एक नई सब सेक्शन को ऐड किया था, सब सेक्शन को लिखते हैं P, जो मैंने अभी सब सेक्शन बताया वो ABCDEF थी, बरोबर। तो एक सब सेक्शन P और सब सेक्शन Q है, जिसको जो नया सुधारा हुआ, कौन सा सुधारा, तो एम्बेडेड 2019 वाला 32 वाला, बरोबर है। उसमें ये 2 कलम को नया ऐड किया है, जो सब सेक्शन को ऐड किया है। वो सब सेक्शन क्या है, तो सब सेक्शन में कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं है। ये सेक्शन क्या है, तो कि कई बार वाहन को ठीक करवाना है, बरोबर है, उसको ठीक करवाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो उस व्हीकल को खाली ही, मतलब जो अभी म्यूनिसिपैलिटी का कोई भी व्हीकल है जो कचरा उठाने के लिए काम आता है,
तो उसको कभी भी क्या होता है, बिगड़ जाता है, तो उसको ठीक कराने के लिए कहीं भी ले जाना पड़ता है, एक मतलब एक जगह से दूसरी जगह, तो क्या करना, तो खींच के ले जाना पड़ता है। तो उसी वक्त जो खींच के, तो जो खींचता है उस व्हीकल को भी कोई परमिट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। याद रखो कि जो प्राइवेट है, कि कई बार आपको पता होगा कि आपकी गाड़ी बिगड़ जाती है, तो कई बार वो गाड़ी खींचने के लिए दूसरी गाड़ी आती है, तो उसको परमिट की रिक्वायरमेंट है। एक गवर्नमेंट व्हीकल को खींचने के लिए कोई सी परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्राइवेट व्हीकल को खींचने के लिए परमिट की ज़रूरत है, लेकिन गवर्नमेंट व्हीकल को खींचने के लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। बरोबर है, तो ये इम्पोर्टेंट है। बरोबर है, तो ये सब क्या है, तो ये सब परमिशन की ज़रूरत है, कि कभी भी आपको परमिशन की क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है, और इसमें क्या है। उसके बाद सेक्शन 66A और B, ये दो नए सेक्शन को एम्बेडमेंट 2019 में ऐड किया है। बरोबर है, सेक्शन 66 के A और B को नया ऐड किया है, पुरानी बुक में नहीं है, ये दोनों को ऐड किया है। बरोबर है, तो ऐड क्या किया है, तो जो 66A है वो है नेशनल ट्रांसपोर्ट, और नेशनल ट्रांसपोर्ट के लिए आपको चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट। बरोबर, तो ये दो सब सेक्शन को ऐड किया है, जो नया एम्बेडमेंट 2019 है उसमें ये दो सेक्शन को ऐड किया है। बरोबर है, अब हम आगे देखते हैं सेक्शन नंबर 67। मैं आपको जो जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो समझा रहा हूँ, बाकी इसमें कई सारे सेक्शन में आपको पहले से बता दिया, सेक्शन 66 से लेके सेक्शन 96 तक, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट सेक्शन कौन से है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट सेक्शन कौन कौन से है। तो है सेक्शन 67। 67 क्या है, तो 67 है पावर टू स्टेट गवर्नमेंट, पावर टू स्टेट गवर्नमेंट टू कंट्रोल रोड ट्रांसपोर्ट। बरोबर, ये है पावर टू स्टेट गवर्नमेंट टू कंट्रोल रोड ट्रांसपोर्ट। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए इतना ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उसके लिए ट्रैफिक पुलिस है, उनको रखा हुआ है। बरोबर, जो सिटी के ट्रांसपोर्ट है उसके लिए आपको पता होगा कि ट्रैफिक पुलिस को रखा हुआ है। जो ट्रैफिक पुलिस है वो नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए है। बरोबर है, तो ये नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए ट्रैफिक पुलिस को रखा हुआ है, वो किसी भी वक्त किस व्हीकल को रोक के डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, बरोबर, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है उनके लिए कंपलसरी आरटीओ ऑफिसर को ही अपॉइंटमेंट किया जाता है। बरोबर है, वो आईएमवी हो या एआईएमवी हो, वो चेकिंग के दौरान किसी भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल को रोक के उसका रजिस्ट्रेशन है, फिटनेस है, परमिट है, वो सब चेक करते हैं। बरोबर है, तो इसीलिए ये सब जो सेक्शन है उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ ऑफिसर और किसी और को यहाँ पे अपॉइंट किया हुआ है। तो ये सब अपॉइंटमेंट है जो उसको यहाँ पे अपॉइंट किया हुआ है। बरोबर है, तो उसके लिए क्या क्या पावर दिए हुए हैं। बरोबर है, तो यह रखो कि उसके लिए पावर है। तो द एडवांटेजेस ऑफर्ड टू पब्लिक ट्रेड एंड इंडस्ट्री बाय द डेवलपमेंट ऑफ मोटर ट्रांसपोर्ट। बरोबर, तो मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए जो पब्लिक है, ट्रेड है, इंडस्ट्री है, सबके लिए जो व्हीकल है उसको विकास करना जरूरी है। उसके लिए क्या क्या दूसरा जरूरी है, तो दूसरा जरूरी है तो डिजाइबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेटिंग रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट। बरोबर, अकेला रोड ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ रेल ट्रांसपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है। बरोबर है, तो वो भी हमें जरूरी है। सेकंड है जो हमारा ट्रांसपोर्ट व्हीकल जहाँ पे चलते हैं वो रोड, वो भी हमारे लिए एक रिक्वायरमेंट है, वो भी एक क्लीन होने चाहिए और अच्छे होने चाहिए। बरोबर, तो ये सब रिक्वायरमेंट्स है किसके लिए, तो सब सेक्शन इसमें 67 में दी हुई है। उसके साथ साथ कुछ नई सब सेक्शन दिए हुए हैं, वो सब सेक्शन है सब सेक्शन 3 एंड 4। ये दो नए सब सेक्शन को ऐड किया है 67 के लिए। राइट, तो जो नया एम्बेडमेंट 2019 है उसमें दो सब सेक्शन 3 और 4 को ऐड किया है। तो उसमें क्या ऐड किया है, तो
सब सेक्शन 3 में दिया हुआ है कि जब भी आपको परमिट की रिक्वायरमेंट होती है तो स्टेट गवर्नमेंट गैजेट बाहर देके वो आपको कहते हैं कि आप लोग ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के आप परमिट ले सकते हो। परमिट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट आपको गैजेट में दिया हुआ होता है, बराबर। तो उसके साथ आप परमिट ले सकते हो, बराबर। उसके साथ साथ आपको क्या क्या चाहिए, तो उसके साथ कई बार वो बोलते हैं कि आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, बराबर। और कई बार जो अपने सिटी होती है, सिटी में क्या क्या परिवहन के लिए क्या क्या सुधार करना है वो है, बराबर। लोगों का संपर्क करते हैं कई बार वो, बराबर। मतलब हर तरफ से स्टेट गवर्नमेंट अपने वहाँ के लोगों को जागरूकता लाता है, किसके जरिए, तो गैजेट के जरिए, बराबर। तो उसके साथ साथ वो सब उसके चेंजेस भी लाता है, बराबर। वो भी रिक्वायरमेंट है। आफ्टर आगे है सेक्शन 68। सेक्शन 68 क्या है, तो सेक्शन 68 है ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटीज। ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटीज फिर ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटीज में कौन कौन आता है, बरोबर है, ये भी आपको जानना जरूरी है कि ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटीज में कौन कौन आता है। तो याद रखो, ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटीज 2 टाइप की ऑथोरिटीज है। एक स्टेट रोड एंड ट्रांसपोर्ट, याद रखो, स्टेट रोड एंड ट्रांसपोर्ट, और इसको बोलते हैं रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटीज और सब रीजनल। ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटीज, ये 2 टाइप की ऑथोरिटीज है जिसके लिए ये ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटीज जिम्मेदार है। रोड ट्रांसपोर्ट रीजनल एंड सब रीजनल, हम बोलते हैं कई बार राज्य वाहन व्यवहार और कई बार बोलते हैं प्रादेशिक वाहन व्यवहार, बराबर। ये 2 ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटीज है। उसमें कौन कौन से अधिकारी होते हैं जो ये सब रूल्स को बनाते हैं। तो उसमें अधिकारी कौन कौन है, तो ये रखो, फर्स्ट अधिकारी वो है जो एक न्यायाधीश हो, जज हो, जिसके पास अच्छा अनुभव हो, जो एप्लेट है, जो रिवीजन अधिकारी है, जिसके पास न्यायिक थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो एक अध्यक्ष होता है, बराबर, जिसमें वो क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है, मतलब मेन अथॉरिटीज होती है वो। उसके साथ साथ दूसरे 2 मेंबर होते हैं। ये 2 मेंबर कौन कौन होते हैं, सॉरी, उसके साथ दो नहीं और 4 मेंबर होते हैं। ये 2-4 मेंबर में गवर्नमेंट अधिकारी भी होने चाहिए या नॉन गवर्नमेंट, बराबर। कंपलसरी गवर्नमेंट अधिकारी नहीं है, कई बार गवर्नमेंट अधिकारी भी होता है, कई बार नॉन गवर्नमेंट अधिकारी भी होता है, बरोबर है। मीन्स रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटीज है, उसमें ये आते हैं, एक मेन अध्यक्ष आता है, उसके साथ साथ 2 और 2 मतलब 4 लोग अलग से आते हैं। और सब रीजन में कितने आते हैं, मैक्सिमम 2। एक अध्यक्ष है, उसके साथ 2, एक गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट, जिसके पास भी ये अच्छा अनुभव होना चाहिए। तो ये ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटीज है जो क्या करते हैं, तो कई बार बैठ के सब रूल्स को चेक करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बराबर। वो सब चेंजेस वो लाते हैं, कई बार मीटिंग भर के, बराबर। तो सब रिक्वायरमेंट है। कई बार ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी की जो कमेटी होती है, वो कमेटी में क्या क्या सुधार लाना है, क्या चेंजेस करना है, क्या नया ऐड करना है, वो सब देख के वो स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं और उसके साथ साथ वो चेंजेस होता है। मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, तो टाइम टू टाइम गैजेट बाहर निकाल के उसका चेंजेस करती रहती है, बराबर, कि वो जरूरी है, बराबर। हम लोग डायरेक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन हम ये अथॉरिटी के जरिए हम ये बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, उसको
थोड़ा चेंजेस करना है, तो वो लोग सोच के वो चेंजेस करते हैं, वो चेंजेस के आधार पर हमारा काम हो जाता है। मतलब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट वर्क है, तो उसके साथ ये चेंजेस होता है, बरोबर है। यहाँ पर देखते हैं हम सेक्शन 69। सेक्शन 69 क्या कहती है? सेक्शन 69 बोलती है जनरल प्रोविजन एज टू एप्लीकेशन फॉर परमिट। जनरल प्रोविजन एज टू एप्लीकेशन फॉर परमिट, मतलब परमिट के लिए क्या क्या जरूरी है, बरोबर है। तो परमिट के लिए क्या क्या जरूरी है, तो यार देखो परमिट किसके लिए जरूरी है, तो एक है जो फर्स्ट है जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उसके लिए परमिट जरूरी है, बरोबर है। आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, तो अदर स्टेट, उसके लिए भी परमिट जरूरी है, स्पेशली फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए। आपको शायद मालूम नहीं होगा, बरोबर है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है जो सामान की हेरफेर करती है एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में, वो देख लो क्या करते हैं, पहले चेक पोस्ट से गुजरते थे। अभी तो चेक पोस्ट बंद है, पहले चेक पोस्ट से गुजरते थे। उस बार वहीं पे क्या देखते थे वो लोग, डॉक्यूमेंट चेक करते थे, बरोबर है। ये लोग क्या करते थे, डॉक्यूमेंट चेक करते थे, डॉक्यूमेंट के बुनियाद पर ही वो उनको आगे जाने देते थे, इसीलिए वो चेक पोस्ट बनाई हुई थी। लेकिन सरकार ने अभी वो चेक पोस्ट को कैंसिल कर दिया है, बरोबर है। तो इसलिए अभी क्या करते हैं, तो वो कहीं पर रास्ते पे खड़े होके वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल को चेक करते हैं कि आपके पास परमिशन है इस राज्य में आने के लिए। ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए भी, मतलब जो सामान की हेरफेर करते हैं उन लोगों के लिए भी। सेकंड, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैरेज पे जो व्हीकल चलते हैं, तो पैसेंजर को एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में जाते हैं, इन पैसेंजर व्हीकलों के लिए भी परमिशन रिक्वायरमेंट है, मतलब परमिट रिक्वायरमेंट है। मतलब आपको किस स्टेट में, एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में जाने के लिए परमिशन रिक्वायरमेंट है, तो ये परमिशन लेनी पड़ती है, बरोबर है। वो व्हीकल जिस स्टेट का हो उस स्टेट में से उनको परमिशन लेनी पड़ती है कि मुझे ये स्टेट में जाना है, तो वो स्टेट में जाने के लिए उनको परमिशन लेनी पड़ती है, बरोबर। परमिशन ऐसे डायरेक्टली नहीं मिल जाती। परमिशन के लिए कई सारे डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ते हैं, उसके बाद उसकी फी पेड करनी पड़ती है, उसके बाद उनको परमिशन मिलती है। ये परमिशन की रिक्वायरमेंट है, ये परमिशन जरूरी है, बरोबर है। बाद में देखते हैं सेक्शन 70। सेक्शन 70 से क्या कहना चाहता है, एप्लीकेशंस फॉर स्टेज कैरेज परमिट, मैंने एक अगले चैप्टर में आपको समझाया था स्टेज कैरेज और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का डिफरेंट। मतलब स्टेज कैरेज ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, बरोबर, ये प्राइवेट व्हीकल है, बरोबर है। स्टेट गवर्नमेंट को यूज करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार वो यूज होता है, उसको बोलते हैं हम स्टेज गवर्नमेंट, स्टेज कैरेज। ये है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, वो जो प्राइवेट व्हीकल को बोलते हैं उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, बरोबर। स्टेज कैरेज में क्या होता है, पैसेंजर अपनी फेयर, जो टिकट का फेयर होता है, वो फेयर भी कौन डिसाइड करता है, तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, बरोबर। कौन डिसाइड करता है, तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। उसके अनुसार उसको क्या मिलती है, टिकट मिलती है, और टिकट के अनुसार उसको जिस स्टेशन पे रुकना होता है वहीं पे वो रुक के उतर सकता है, बरोबर है। कि उसके लिए स्पेशल स्टेशन है, बरोबर, स्पेशल स्टेशन है, वो एक जगह से बैठ के दूसरी जगह में जाके इजीली उतर सकता है, जिसके जो भी फेयर लगता है वो टिकट लेके वो उतर सकता है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ चार्जेस फिक्स किए हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में ऐसा नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में क्या होता है कि पैसेंजर एक जगह से चढ़ता है और दूसरी जगह, मतलब एक तो फिक्स जगह होती है वहाँ पे जाके उतर जाता है, जिसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट व्हीकल, बरोबर है। अभी हमें क्या देखना है, तो एप्लीकेशन फॉर स्टेज कैरेज परमिट। तो स्टेज कैरेज परमिट के लिए क्या क्या जरूरी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है, तो एक याद रखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। तो मैं आपको बताता हूँ एक डॉक्यूमेंट कि द रूट, ओके, द रूट और रूट्स, द एरिया और एरियाज, बरोबर, टू विच
एप्लीकेशन रिलेट्स। बराबर, आपको ये एप्लीकेशन किसके लिए अप्लाई करनी है, तो रोड और कितने रोड है वहां पे वो, और एरिया और एरियाज, मतलब एक विस्तार है और विस्तारों के लिए, तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है। सेकंड, टाइप एंड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच व्हीकल। बोलो, याद रखो आपका व्हीकल कौन से टाइप का है, पैसेंजर है, लोडिंग है, कि स्टेज कैरेज है, कि कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है, वो उसको टाइप बोलते हैं। और उसकी सीटिंग कैपेसिटी, कितनी सीटिंग कैपेसिटी आपके व्हीकल पे है, वो भी आपको पहले से बताना पड़ता है, तो उसके लिए आपको परमिशन मिलती है। बरोबर है। और मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ डेली ट्रिप्स। बराबर है। देखिए, मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ डेली ट्रिप्स एज पर टाइम टेबल, ये भी आपको पहले से बना के सबमिट कराना पड़ता है, उसके बेस पर ही आपको परमिशन की परमिट मिलती है। बरोबर है। ये सब रिक्वायरमेंट्स है। उसके साथ साथ आगे देखते हैं हम, व्हीकल को हम स्पेशली ओकेजन के लिए की भी हम दे सकते हैं, ये भी एक रिक्वायरमेंट है। देख लो, शादी के लिए भी हम बसेस करते हैं गवर्नमेंट की, पर वो स्पेशली ओकेजन के लिए भी आप व्हीकल को दे सकते हैं, उसके लिए भी आपको परमिशन लेने की जरूरत है। बरोबर है। देन अरेंजमेंट इंटेंडेड टू मेड फॉर द हाउसिंग, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द व्हीकल्स, फॉर द कंफर्ट, कन्वीनियंस पैसेंजर, फॉर द स्टोरेज एंड क्लाउडी ऑफ कस्टडी ऑफ लगेज। तो पैसेंजर बैठते हैं तो उनके लिए जो उसकी जो सीटिंग होती है वो कंफर्ट होनी चाहिए, बराबर, कन्वीनियंसिंग होनी चाहिए, और जो उनका सामान है उसके लिए स्टोरेज और सेफ कस्टडी पैसेंजर को मिलनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए, क्योंकि जरूरी है। पैसेंजर अकेला तो होगा ही नहीं, उसके साथ पैसेंजर के साथ उसका सामान भी होगा, तो उसके लिए भी उनको जगह देनी चाहिए कि ये सामान यहाँ पे रख सकता है। तो ये सब रिक्वायरमेंट्स है, उसके बुनियाद पर आपको क्या मिलता है, उसके बुनियाद पर आपको परमिट मिलती है। ये स्टेज कैरेज के लिए, ये स्टेज कैरेज के अकेले के लिए नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के लिए भी यही है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए भी थोड़ा यही है, लेकिन थोड़ा चेंजेस होता है। ये सब ट्रांसपोर्ट व्हीकल ही है, लेकिन सब अलग अलग टाइप है। मैंने आपको अभी आप थोड़ी देर पहले बताया था कि उसके टाइप है, स्टेज कैरेज है, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है, बराबर है, कंस्ट्रक्शन व्हीकल है, वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, मतलब सामान के लिए यूज होता है वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, तो उसके लिए क्या क्या जरूरत है, ये सब जरूरी है। बराबर है। तो ये सब रिक्वायरमेंट उनको देनी ही चाहिए, ये होनी ही चाहिए। आगे देखते हैं हम सेक्शन 71। सेक्शन 71 क्या है? तो सेक्शन 71 है प्रोसीजर ऑफ रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी in considering applications for stage carriage permit। बराबर। तो स्टेज कैरेज परमिट पे जो वाहन व्यवहार अधिकारी है वो क्या करेगा, पर उसकी प्रोसीजर क्या है, जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उसकी प्रोसीजर क्या है, किसके लिए, तो स्टेज कैरेज के लिए, उसकी परमिट के लिए उसको क्या है वो चेक करते हैं। तो पहली बार क्या करते हैं, उसकी एप्लीकेशन वो देखते हैं और चेक करते हैं, बराबर। उसके बाद जो वो टाइम देते हैं उस टाइम में उनको क्या करना है, तो एक टाइम टेबल होता है। स्टेज कैरेज का क्या होता है, एक
टाइम टेबल होता है। आपको मालूम होगा जो भी बसेस चलती है, बराबर, उसका एक टाइम टेबल है कि ये बस इतने बजे चलेगी, ये बस इतने बजे यहाँ पे पहुंचेगी, उसके बाद वो फिर से इतने बजे वहाँ से उपड़ेगी, तो उसके बाद वो यहाँ पे पहुंच जाएगी, बराबर। उसका एक फिक्स टाइम टेबल है, तो उस फिक्स टाइम टेबल को उनको अनुसरना पड़ता है। उसको बोलते हैं हम प्रोसीजर ऑफ रीजनल ट्रांसपोर्ट, बराबर। फिर वो क्या चेक करते हैं कि उसकी स्पीड क्या होगी, मतलब जो भी डिस्टेंस है उसके लिए वो कितनी स्पीड से वो जाएगा, बरोबर है। तो ये भी सब चेक करते हैं। अकेला वो नहीं बस आपने परमिशन दे दी, अर्जी दे दी, आपको परमिशन मिल जाएगी, नहीं। जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है वो एक एक आइटम को चेक करते हैं, टाइम टेबल चेक करते हैं, वो 2 सिटीज़ के बीच कितना डिस्टेंस है वो डिस्टेंस चेक करते हैं, बरोबर। कितनी स्पीड से आप वहाँ पे पहुँचेंगे डिस्टेंस को कवर करने के लिए, वो भी चेक करते हैं, बरोबर। तो स्टेज परमिट के लिए सब चेक करते हैं। लगता है उनको कि टाइम टेबल गलत है, आप वो टाइम टेबल गलत, इट मीन्स आप उन लोगों ने जो भी टाइम टेबल दिया है कि बस ये बस 6 बजे शुरुआत होगा, शुरुआत सुबह में, तो 6 बजे सपोज अहमदाबाद से चलेगी तो 7 बजे एग्जैक्टली वो बड़ौदा पहुंच जाएगी। मतलब वो चेक करते हैं कि ये टाइम है 1 आवर, बरोबर। तो 1 आवर कवर करने के लिए स्पीड क्या चाहिए, उसका डिस्टेंस क्या है, वो लोग चेक करते हैं। जो ये ज़्यादा टाइम कम है तो क्या करते हैं, वो परमिट के लिए मना भी कर सकते हैं, स्टेज केयर की परमिट के लिए मना भी कर सकते हैं, इसलिए वो सब चेक करते हैं, बरोबर है। तो ये चेक करना भी जरूरी है। और कई बार वो क्या करते हैं कि आपको टाइम टेबल सुधारने के फिर से वापस देते हैं कि वो चेक आप थोड़ा चेंजेस करके लाओ, उसके बाद आपको परमिशन मिलेगी, बरोबर है। डैम्टर के जो स्टेट गवर्नमेंट है, बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो क्या चेक करते हैं कि अभी स्टेट में कितने व्हीकल हैं, कितने नंबर ऑफ व्हीकल हैं। उसके साथ साथ वो क्या करते हैं, और गैजेट बार आता है, उसमें क्या क्या लिख के आता है कि सपोज आपके सिटी या गांव की पब्लिक 5 लाख से कम है, बराबर है, 5 लाख से कम है, तो उस सिटी में हम स्टेज कैरेज रख सकते हैं। मतलब उसका स्टेशन, हम स्टेशन बोलते हैं, तो उसका मेन स्टॉप हम वहाँ पे लगवा सकते हैं, बराबर है। तो ये सब रिक्वायरमेंट्स है जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार होती है। फिर आगे है, तो आगे है कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या करते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रिक्वायरमेंट रखती है। किन लोग की रिक्वायरमेंट, तो ड्राइवर है, कंडक्टर है, सर्विस वाले लोग हैं, ये सब की रिक्वायरमेंट होती है स्टेट गवर्नमेंट के व्हीकल के लिए। तो ये सब रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कई लोग क्या करते हैं, उनमें एप्लीकेशन करते हैं। तो एप्लीकेशन के बुनियाद पर उन लोगों को SC और ST, उनकी कुछ सीटें उनको अनामत रखनी पड़ती है, उनकी कुछ सीटें उन लोगों को अनामत रखनी पड़ सकती है। वो रिक्वायरमेंट है कि उतनी आपको अनामत रखनी ही पड़ेगी, बरोबर है। तो ये सब जरूरी है। तो अर्जदार क्या क्या है, तो ये सब जरूरी है, बरोबर है। तो उनको रखना ही पड़ेगा, बरोबर है। कई बार क्या होता है, कोई कंपनी के नाम पे हम परमिट लेने चाहते हैं, तो कंपनी मतलब कौन सी कंपनी, ऐसा नहीं है कोई कंपनी मतलब कोई फैब्रिकेशन हो या कोई कंपनी हो। कंपनी का अर्थ क्या है इसमें, तो कंपनी का अर्थ ऐसा है कि कोई एग्जैक्टली कुछ लोगों से बना हुआ ग्रुप हो, बरोबर। उसमें कई सारे एसोसिएशन भी होते हैं, तो कई सारे पेडी भी होती है, उसका कोई डायरेक्टर भी होता है, तो उनको कंपनी बोलते हैं। तो कंपनी के नाम पर भी वो परमिट ले सकता है। तो ये परमिट की कुछ शर्तें हैं, बरोबर। उसके साथ हम आगे देखते हैं, सेक्शन 72 देखते हैं।
बराबर। सेक्शन 72 इस डिपेंड्स ऑन स्टेट गवर्नमेंट। ग्रांट ऑफ स्टेज कैरेज परमिट, बराबर, ग्रांट ऑफ स्टेज कैरेज परमिट, बराबर। इस स्टेज कैरेज परमिट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो इस स्टेज के लिए सब रिक्वायरमेंट है, हमने सब सेक्शन 71 में देखा। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट्स में दी है, उसके बुनियाद पर अब उन लोगों को क्या क्या चाहिए, बराबर। तो स्टेज ग्रांट उसकी परमिशन के लिए वो क्या क्या करते हैं, तो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी चेक करती है और उसको परमिट तभी देती है तो उस सेक्शन के अंडर आए, उसको एक्ट को वो निभाए, उसके बाद ही उसको परमिशन मिलती है। उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है तो व्हीकल शैल बी यूज ओनली स्पेसिफाइड एरिया और स्पेसिफाइड रूट्स, बराबर। पहले क्या है, स्पेसिफाइड एरिया और स्पेसिफाइड रूट, ये पहले से क्लियर होना चाहिए। सेकंड, ऑपरेशन ऑफ द स्टेज कैरेज शैल बी कमांडेड विथ इफेक्ट फ्रॉम अ स्पेसिफाइड डेट, बराबर, उसमें डेट भी स्पेसिफाइड होनी चाहिए। थर्ड वन है द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डेली टिप्स टू बी प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू एनी रूट और एरिया जनरली ऑन अ स्पेसिफाइड डेज एंड ओकेजन्स, बराबर है। मैंने अभी आपको बताया था कि आपका रूट भी कंपलसरी एक फिक्स होना चाहिए, आप डेली रूट मैक्सिमम कितनी ट्रिप करने वाले हो वो भी फिक्स होनी चाहिए। द कॉपीज ऑफ द टाइम टेबल ऑफ द स्टेज कैरेज अप्रूव्ड बाय द रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, बोले आपका टाइम टेबल वो भी रीजनल अथॉरिटीज के पास सबमिट होना चाहिए और उसके विथ इन ही आपको काम करना जरूरी है, बराबर है। तो ये स्टेज कैरेज के लिए इम्पोर्टेंस है। उसके बाद कई बार क्या होता है, तो विद इन अ म्युनिसिपल लिमिट सच areas and places as may be prescribed passengers or goods shall not be taken up or set down except specified points। कई बार क्या होता है, सिटी के लिए वो पैसेंजर हो, पैसेंजर व्हीकल के लिए या सामान के लिए वो व्हीकल नहीं ले जा सकते, तो वो सिटी एरिया के लिए कई बार कंफर्म यही व्हीकल सिटी एरिया में चलेंगे, उसके लिए भी परमिट मिलती है, बरोबर है। वेट एंड नेचर ऑफ पैसेंजर्स लगेज, आपको पता होगा कि पैसेंजर जब भी व्हीकल मतलब स्टेज कैरेज उसमें जाते हैं तो उनका जो लगेज होता है उनका वेट फिक्स होता है। ये वेट फिक्स क्यों होता है, क्योंकि जो बस की टोटल वेटेज होती है वो ज़्यादा बढ़ ना जाए, इसलिए वेट क्या होता है पैसेंजरों के लिए फिक्स होता है। ये भी आपको पहले से प्रिस्क्राइब देना है। द रेट ऑफ चार्ज दे में बी लेविड ऑफ पैसेंजर्स लगेज इन एक्सेस ऑफ द फ्री अलाउंसेस, कितना वेट ऑफ लगेज फ्री होगा और ये उसके बाद आपको क्या लगेगा, चार्ज लगेगा। वो चार्ज भी पहले से आपको दिखाना है कि इतने से इतने मतलब 1 to 15 kg यहाँ तक का चार्ज फ्री है और आफ्टर 15 kg के बाद आपको कितना चार्ज लेना है वो फिक्स होना चाहिए। मतलब ये सब स्टेज कैरेज में फिक्स होता है पहले से। स्टेट गवर्नमेंट सब पे क्लियर होके उसका गैजेट बाहर निकालने बाद की ही उनको परमिशन देती है। किसके लिए, तो स्टेज कैरेज के लिए। याद रखो ये सब स्टेज कैरेज के परमिशन के लिए है, बरोबर है। उसके बाद द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड ऑफ कंफर्ट एंड क्लीननेस शैल बी मेंटेन इन द व्हीकल्स। आपको व्हीकल में क्लीननेस रिक्वायरमेंट करनी है और जो सीटें होती है वो कौन सी होनी चाहिए, पैसेंजर के लिए कंफर्ट होनी चाहिए, बरोबर है। द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच गुड्स में बी कैरिड इन द स्टेज कैरेज इन एडिशन और टू बी एक्सक्लूजन ऑफ द पैसेंजर्स, ओके। द फेयर शैल बी चार्ज अकॉर्डिंग विद द अप्रूव्ड फेयर टेबल। ये रखो जो चार्जेस है फेयर्स वो क्या होना चाहिए, फेयर टेबल में अप्रूव होना चाहिए। आप ऐसे ही डायरेक्टली चार्जेस पैसेंजर के पास नहीं ले सकते हो, उसके लिए फेयर को आपको अप्रूव कराना पड़ता है, उसके बाद ही आप ले सकते हो, बराबर। देन टिकट बेयरिंग स्पेसिफाइड पर्टिकुलर्स शैल बी इश्यूड पैसेंजर्स एंड हाउ द शेयर फेयर एक्चुअली चार्ज एंड द रिकॉर्ड्स टिकट्स इश्यूड टू बी केप्ट इन ए स्पेसिफाइड मैनर। आपको पता होगा जब भी कंडक्टर आपको टिकट देता है वो टिकट का क्या करता है, उसके बाद
वो अपने एक बुक में उसको नोट रजिस्टर में नोट करता है कि मैंने यहाँ से यहाँ तक की टिकट मैंने अभी प्रोवाइड की है। लेकिन अभी सभी जो पैसेंजर होते हैं उनके पास जो टिकट है वो टिकट यही है। आपको वो ये सब चेक करना किसी जवाबदारी, तो जवाबदारी है स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की होती है। वो कई बार आपको मालूम होगा कि जब भी आप बस में जाते हैं तो वो कई बार क्या करते हैं, रेड करते हैं, मतलब चेकिंग करते हैं। चेकिंग में कोई भी पकड़ा जाए तो उसका दंड वो वहीं पे ही ले सकते हैं। मतलब ये सब रिक्वायरमेंट्स है, बरोबर है। द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच द व्हीकल में बी यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में आप वो व्हीकल को यूज़ नहीं कर सकते हो। जो स्टेज कैरेज की परमिट मिलती है उस को आप कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में नहीं यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको एक बार बताया था, क्या कई बार देखा होगा टैक्सी, मैक्सी, ओमनी, बस, बरोबर। तो ये सब क्या है, अप टू 1 to 6 पैसेंजर्स, जिसको हम मैक्सी बोलते हैं, सॉरी जिसको हम टैक्सी बोलते हैं। देन आफ्टर 6 to 12 पैसेंजर्स, अप टू 1 to 12 पैसेंजर्स। इसमें क्या होता है, 1 + 6, 1 + 12, यहाँ तक को क्या बोलते हैं, मैक्सी पैसेंजर बोलते हैं। और मोर देन 12 बराबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ओमनी बस, बराबर। तो ये सब क्या है, एक रूल्स है, रूल्स के अनुसार आपको ये मिलता है, बराबर है। अभी हम आगे जाएंगे। आगे हमें क्या क्या दिया गया है, सेक्शन 73 है, सेक्शन 73। अभी 73 क्या है, तो वो है एप्लीकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट। अभी मैंने आपको जो पहले बताया कौन कौन से सेक्शन में, तो सेक्शन हमने स्टार्ट किया 70 से, एप्लीकेशन फॉर स्टेज कैरेज परमिट। वो सब सेक्शन को आप रिपीट करोगे तो वो हो जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। मतलब सेक्शन 73, सेक्शन 74 बोलते हैं आप हम ग्रांट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट 73। देन हम देखते चेक करते सेक्शन 75 अलग है। मतलब मैंने आपको जो अभी समझाया आगे 71, 72 एंड 71 और 2 के लिए, वो सेम आइटम्स हमें देखना है 73 और 74 में। उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो दोनों सेम है, बरोबर है। मतलब आप वो दोनों चेक कर सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा है नहीं। जो भी 73 में मैंने अभी आपको जो डिसाइड 72 में आपको डिस्क्रिप्शन दिया, वो सब डिस्क्रिप्शन 74 के लिए है, मतलब दोनों सेम है। अभी हम आगे देखेंगे तो स्कीम फॉर रेंटिंग ऑफ मोटर कैब्स। अभी मैंने आपको बताया मोटर कैब्स, बराबर, किसके लिए, मैक्सी है, टैक्सी है और ओमनी बस है, बराबर। ये सब मोटर कैब्स बोलते हैं, ये सबको क्या बोलते हैं, मोटर कैब्स, बराबर है। क्या क्या जरूरी है, तो लाइसेंसिंग ऑफ ऑपरेशन अंडर द स्कीम इंक्लूडिंग ग्रांट, रिन्यूअल एंड रिवोकेशन ऑफ सच लाइसेंसेस, बराबर है। तो इन लोगों के क्या क्या चाहिए, तो ये सब रिक्वायरमेंट्स है, बराबर है। ये सब क्या है, रिक्वायरमेंट्स है रेंटिंग के लिए, बराबर। उसका जो भी रेंट होता है और एक क्या होना चाहिए, एक फिक्स होना चाहिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो कई बार गैजेट में बार देती है, मतलब वो गैजेट में लिख के क्लीन देते हैं कि आपकी ये जब जो बस से टैक्सी से वो सब है उनके किलोमीटर का क्या रेट होगा, वो उसमें फिक्स होता है, बराबर। जो भी टैक्सी, मैक्सी और ओमनी बस चलाते हैं उनके लिए वो फिक्स होता है, बराबर। उन लोगों के क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो उन लोगों की रिक्वायरमेंट है तो लाइसेंसिंग है, बराबर है, एक लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट है। उसके साथ फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन एंड फॉर्म ऑफ लाइसेंसिंग एंड पर्टिकुलर टू दी कंटेंट देयरिन, बराबर। लाइसेंस एक फर्स्ट लाइसेंस, बराबर है।
सेकंड क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायरमेंट है। थर्ड वन क्या रिक्वायरमेंट है, फी टू बी पेड विद एप्लीकेशन ऑफ सच लाइसेंसेस। आपको ये मैक्सी, टैक्सी और ओमनीबस के लिए आपको लाइसेंस चाहिए तो ये सब प्रोसीजर करनी पड़ती है। लाइसेंसेस आपके पास चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, उसकी जो फ़ी है वो फ़ी पेड करनी पड़ेगी, उसके बाद अथॉरिटी को वो एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, उसके बाद वो कंडीशन जो देते हैं, कंडीशन ऑफ द ग्रांटेड, मतलब आपको ये मोटर व्हीकल जो कैब्स है उनके लिए आपको परमिशन मिलेगी, उनके लिए क्या क्या चाहिए उन लोगों को तो आपको देना पड़ता है। आपको रिन्यू कराने के लिए, कैंसिल कराने के लिए वो सब वो लोग चेक करते हैं। कई बार आपको मना करते हो तो उसको पर आप क्या कर सकते हो, अपील पर जा सकते हो कि आपको क्यों मना किया, बराबर, तभी आपको पता चलेगा आपको मना क्यों किया है, बराबर। तो आप आगे भी उसमें जा सकते हो। उसके बाद उसकी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, मेंटेनेंस के लिए आपको रिकॉर्ड क्या रखना पड़ेगा, वो सब आपको फॉर्म फिलअप करने के बाद देना पड़ता है। उसको बाद ही आपको मोटर कैब की परमिशन मिलती है, बराबर है। तो ये सब रिक्वायरमेंट्स है। सेक्शन 76, सेक्शन 76 क्या है, तो सेक्शन 76 है एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर व्हीकल परमिट। वही रखो, ये सब मैंने मैक्सी, टैक्सी वो सब डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट से, बराबर, उनके मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। लेकिन एप्लीकेशन फॉर प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट व्हीकल्स है, बराबर है, आपका व्हीकल प्राइवेट है और आपको उसके लिए परमिशन जरूरी है। परमिशन मतलब कई बार क्या होता है, तो कई बार कोई भी ड्राइवर होता है वो अपना व्हीकल मैक्सी, टैक्सी, ओमनी में नहीं रखता है, उसके बुनियाद पर नहीं, लेकिन वो अलग से प्राइवेट व्हीकल के लिए क्या चाहता है, परमिट चाहता है। प्राइवेट व्हीकल भी एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में जाते हैं पैसेंजर को भर के, तो उसके लिए भी क्या होना चाहिए, एक रूल्स है, रूल्स के अनुसार आपको काम करना पड़ता है। तो उसमें क्या क्या जरूरी है, तो उसमें एक जरूरी क्या है, तो उसमें सबसे फर्स्ट जरूरी क्या है, तो उसमें एक फर्स्ट जरूरी है टाइप एंड सीटिंग कैपेसिटी, ये फर्स्ट है, बराबर। एरिया एंड रूट ऑफ द रूट, एप्लीकेशन रिलेट्स रूट और उसका एरिया आपको एप्लीकेशन में देना है। उसको कितना रेंट लगेगा वो भी आपको पहले से क्लियर करना है कि ये एरिया के लिए हम इतना रेंट लेंगे, ये एरिया के लिए हम इतना रेंट लेंगे, तो आपको फिक्स करना है। इसके बुनियाद पर रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है वो क्या करेंगे, तो वो रूट चेक करेंगे, बराबर। आप कितने पैसेंजर ले जाएंगे या कितने कैपेसिटी का सामान ले जाने वाले हैं वो चेक करेंगे, बराबर। आपको वो कम से कम एक नोटिस देंगे फॉर 1 मंथ, बराबर है। उसके बाद वो सब चेक करके आप परमिट में आप चेंजेस कर सकते हो, आपको परमिट दे सकते हैं। लेकिन ये सब जरूरी है, बराबर। वाहन में आपको क्या क्या चाहिए, मतलब उसका कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, वो कौन से टाइप का है, आप क्या रेट डिसाइड करने वाले हो, वो सब आपको चेक करने के बाद आपको प्राइवेट व्हीकल के लिए परमिट मिलती है, बराबर है। सेक्शन 77 है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो बोलते हैं एप्लीकेशंस फॉर गुड कैरेज, बराबर है। अभी हमने जो भी देखा, स्टेज कैरेज जो देखा, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज देखा और प्राइवेट कैरेज सेक्टर देखा, वो सबके में इतने ज़्यादा परमिशन के लिए रूल्स नहीं है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंस है गुड्स कैरेज। आपने देखा होगा रोड पे कई सारे गुड्स व्हीकल चलते हैं, बराबर है, उसमें परमिशन जरूरी है। उसमें भी वही सेम है, मतलब आपकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, कौन से टाइप का है, बराबर है। नेचर ऑफ गुड्स, आप कौन से टाइप का गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले हो, बराबर है, कौन सा रूट है, बराबर है, वो सब तो उसमें भी सेम ही है, वो सब चेक करना ही उसमें ज़रूरी है, बराबर। उसकी अरेंजमेंट क्या होने वाली है, आप कौन सा मटेरियल ले जाने वाले हो, बराबर, उसके लिए आपके पास रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, उसके साथ आपने फिटनेस है, वो सब लोग चेक करते हैं। तो 77 डिपेंड ऑन गुड्स कैरेज पे है। सेम उसके बाद दिया है सेक्शन 78
जिसे बोलते हैं हम कंसिडरेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर गुड्स कैरेज परमिट। बराबर। अभी जो गुड्स कैरेज की परमिट है उसके लिए क्या क्या होना चाहिए आपके पास, याद रखो कि आप जो भी व्हीकल ले जाने वाले हो, द नेचर ऑफ गुड्स टू बी कैरीड विद स्पेशल रेफरेंस टू द डेंजरस और हजार्डियस नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ। एक ऐसा होना नहीं चाहिए, बराबर। जो नेचर है गुड्स का वो ह्यूमन लाइफ के बुनियाद पर होना चाहिए, उसके अलग नहीं होना चाहिए। उसके बाद द नेचर ऑफ द केमिकल्स और एक्सप्लोजिव टू बी कैरीड विद स्पेशल रेफरेंस टू सेफ्टी टू ह्यूमन लाइफ। और कुछ स्फोटक पदार्थ है, बराबर, जो इंसान के लिए बहुत डेंजरस है, वो सब के लिए आपको परमिशन देने से पहले वो लोग चेक करते हैं कि आपको परमिशन देनी चाहिए या नहीं, बराबर है। तो ये 78 भी इम्पोर्टेंट है फॉर द स्पेशल व्हीकल के लिए। सेक्शन 79 जिसे बोलते हैं हम ग्रांट ऑफ गुड्स कैरेज परमिट। ग्रांट्स ऑफ गुड्स कैरेज परमिट, आपको ये उसके लिए परमिट में क्या क्या रखना चाहिए। तो जो सेक्शन 77 और 78 के अनुसार क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ है वो मैंने अभी आपको बताया, वो रूट चेक करते हैं। उसका वेट, मैक्सिमम वेट कितना होना चाहिए आपके गुड्स व्हीकल में, गुड्स व्हीकल में मैक्सिमम वेट आप कितना भरोगे वो भी चेक करते हैं। उसके बाद जो गुड्स का नेचर है वो भी फिक्स होना चाहिए। उसके लिए क्या रेट रखा है आपने, मतलब क्या रेट लेने वाले हो वो भी फिक्स होना चाहिए। कई बार ऐसा गुड्स होता है कि आप एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में ले जाते हो, क्या बिगड़ जाता है, मतलब दूध है, मिल्क है, बराबर है, ऐसी कोई भी आइटम आप कैसे ले जाते हो, तो उसको बोलते हो रेफ्रिजरेटेड वान, बराबर है। तो ये व्हीकल के लिए भी परमिशन अलग से आपको लेनी पड़ती है। उसके बाद आप वो जो गुड्स है वो एक जगह दूसरी जगह ले जाए तो उसकी कस्टडी भी आपको कंप्लीट होनी चाहिए। तो सरकार कई बार उसके लिए गैजेट में आपको परमिशन के लिए कई बार आपको रेट भी देती है। तो ये भी आपको सब चेक करना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या जरूरी है, बरोबर है। तो ये सब प्रोसीजर है, किसके लिए प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर डिपेंडिंग ऑन द स्टेज कैरेज, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज एंड प्राइवेट कैरेज एंड गुड्स कैरेज। तो ये सब के लिए ये सब लोग चेक करते हैं। तो चेक करने के बाद ही आपको ये परमिशन मिलती है। फिलिप उसके बाद जो भी सेक्शंस है, सेक्शंस 80, सेक्शन 81, सेक्शन 82, ये सब सेक्शन डिपेंड ऑन किस पेपर है, तो ये इस पेपर है जो हमने 71 से लेकर 79 तक देखा तब तक। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 83, जो क्या कई बार बोल देती है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मीन्स कई बार आप लोग व्हीकल में उसका नेचर चेंज करवा देते हो, बरोबर है, उसका नेचर आप चेंज करवा लेते हो, तो उसके लिए भी रिप्लेसमेंट जरूरी है। तो होल्डर ऑफ परमिट मे बी द परमिशन ऑफ द अथॉरिटी बाय विच द परमिशन वाज ग्रांटेड रिप्लेस एनी व्हीकल कवर्डेड बाय द परमिट बाय एनी अदर व्हीकल टू द सेम नेचर। आपका व्हीकल आर्कुलेटेड टेलर है तो आप उसके पीछे आर्कुलेटेड या सेमी आर्कुलेटेड लगा सकते हो, लेकिन उसमें आप पैसेंजर व्हीकल का यूज नहीं कर सकते हो। मीन्स रिप्लेसमेंट कराना है तो आपको अथॉरिटी की परमिशन लेनी कंपलसरी है, मतलब ये परमिशन के लिए है, बराबर। तो ये सब जो रूल्स है वो रूल्स ऐसे ही है कि आप परमिशन के लिए क्या क्या करना चाहते हो, बराबर। एक सेक्शन दी हुई है सेक्शन 87 जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे बोलते हैं टेम्पररी परमिट। और टेम्पररी परमिट किन लोगों को मिलती है, जो अपना प्राइवेट व्हीकल्स वाले हैं, जिनको एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में अपना सामान पहुंचाना है, कई बार कंपलसरी होता है, तो वो लोग क्या करते हैं टेम्पररी परमिट लेते हैं। क्या लेते हैं,
टेम्परेरी परमिट लेते हैं। कई बार क्या होता है, तो अपने स्पेशली ओकेजन होते हैं, बराबर, स्पेशली ओकेजन है तो उनके लिए भी कई बार टेम्परेरी परमिट लेनी जरूरी होती है, बराबर। सपोज सीजनल बिजनेस है, उनके लिए भी टेम्परेरी परमिट में हमें मिलती है, बराबर है। तो ये सब के लिए हमें क्या मिलती है, टेम्परेरी परमिट मिलती है। ये टेम्परेरी परमिट के बुनियाद पर हम एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में बिंदासली हम जस्ट जा सकते हैं, तो ये टेम्परेरी परमिट है, बराबर है। तो टेम्परेरी परमिट का यूज करना भी जरूरी है, बराबर। एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में जाने के लिए कई बार हमें ये लेना जरूरी होता है, तो इसे बोलते हैं हम टेम्परेरी परमिट, बराबर। कई बार व्हीकल्स टेम्परेरी परमिट, मतलब ये सब टैक्सी, मैक्सी, स्टेज कैरेज, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, सबके लिए क्या होती है, एक फी स्ट्रक्चर है। या रखो परमिशन के लिए फी स्ट्रक्चर है, तो उसके बुनियाद पर ही आपको परमिट मिलती है। ये सब तो इम्पोर्टेंट है, उसके साथ साथ ये भी सब इम्पोर्टेंट है, उसकी फी स्ट्रक्चर भी इम्पोर्टेंट है, आपको फी देनी पड़ती है, बराबर है। तो ये सब रिक्वायरमेंट है। कई बार आपको वो मना करते हैं परमिट देने के लिए, तो हमारी एक सेक्शन है, सेक्शन 89, उसके बुनियाद पर आप अपील पे जा सकते हो। याद रखो, आप क्या पे जा सकते हो, अपील पे जा सकते हो, और अपील के बुनियाद पर आपको ये मिल सकता है। उसके बाद सेक्शन है सेक्शन 91, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 91 थोड़ी इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 91 है क्या? सेक्शन 91 है रेस्ट्रिक्शन ऑफ वर्क ऑफ ड्राइवर्स, restriction of hours of work of drivers, कितने कलाक काम करना चाहिए। तो मोटर ट्रांसपोर्ट वर्क्स एक्ट 1961 के अनुसार जो ड्राइवर होता है वो सरकारी गैजेट में पहले से ही डिसाइड किया हुआ है कि उनको कितने कलाक आवर काम करना है, बराबर। उसके बुनियाद पर ही उसको काम करने की मंजूरी हम लोग वो लोग देते हैं। तो आपको वही चेक करना है कि उनको कितने कलाक काम करना है। उसमें कोई भी वर्किंग आवर के साथ ही उनको काम करने देते हैं हम लोग, उसके ज़्यादा हम काम नहीं करने देते, वो भी जरूरी है जो सेक्शन में दी हुई है, बराबर है। तो ये सब रिक्वायरमेंट उसके लिए है, बराबर है। और जो लास्ट है वो दोनों आपको मालूम होगा, एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, बराबर है। तो ये सब क्या है, परमिट के लिए रूल्स है। अभी हम उसके साथ थोड़े एमसीक्यू है, वो एमसीक्यू हम पीपीटी में देख लेंगे, और ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6, जिसे हम बोलते हैं, जो भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो चैप्टर डिपेंडिंग ऑन द स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू द स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स, बराबर। ये चैप्टर 6 भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो चैप्टर दिया है, चैप्टर नंबर 7, जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो किसके ऊपर बुनियाद है, तो बुनियाद डिपेंड ऑन द ट्रैफिक, बराबर। जो ट्रैफिक नियंत्रण है उस पर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और वो चैप्टर उस पर डिपेंड है, ओके। तो आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।